तो कुछ दिन पहले ना मुझे एक अपडेट मिली, जीना सीखो लाइफ केयर करके एक कंपनी है, उसके बारे में एक अपडेट मिली कि उन्होंने एक कैपेसिटी एक्सपेंशन किया अहमदाबाद में। लगभग 150 बेड्स का एक हॉस्पिटल बनाया है जिसमें 1.5 करोड़ का उनका खर्चा है। तो ये बात मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी कि एक बेड पे लगभग 10 लाख का एक्सपेंडिचर इनका हुआ, जबकि नॉर्मली हम देखते हैं कि लगभग 1 CR 50-60 लैक्स का एक्सपेंडिचर होता है एक बेड के पीछे हॉस्पिटल सेटअप करने पे। तो मैं इस कंपनी की तरफ गया तो मैंने इस कंपनी को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। तो लास्ट क्वार्टर का पहले रिजल्ट देख लेते जीना सीखो लाइफ केयर का। तो लगभग रेवेन्यू जो हुआ 221 करोड़ है, ये 92% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। फिर 89% मार्जिन के साथ ये 89% का ग्रॉस मार्जिन है। लगभग 197 करोड़ का इनका ग्रॉस मार्जिन था। उसके बाद इनका 240% का ईयर ऑन ईयर ईबिटा में ग्रोथ थी, जो कि 45% मार्जिन था। ये भी ईबिट मार्जिन भी बहुत ही अच्छा है। फिर पैट मार्जिन 30% एंड ग्रोथ जो थी वो ईयर ऑन ईयर 405% के करीब हुई। तो और मेन बोर्ड कंपनी अब लास्ट ईयर ये आ चुकी है। तो जो ये प्रॉफिटेबिलिटी है, ये नंबर्स तो बहुत अच्छे लगे। और फिर ऑपरेटिंग लेवरेज कहीं ना कहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से पैट जो है वो ऑलमोस्ट 4 टाइम से रेवेन्यू जिस स्पीड से बढ़ रहा है, पैट उससे 3-4 गुना ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। इसका मतलब इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी यहाँ पे मिल रहा है। तो और मैंने डिग डीप किया इस कंपनी के बारे में, तो देखने में क्या मिलता है कि IPD जो एडमिशन्स हैं, जो पेशेंट्स का इनके थ्रू इंटरेक्शन है, वो ऑनलाइन कॉल हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन हो या फिर OPD फुटफॉल्स हो, तो IPD एडमिशन्स करीब 86,000 से 11,313 हो गए तो लास्ट 3 क्वार्टर्स में। फिर ओवरऑल OPD और वीडियो कॉल्स मिलाएंगे तो लगभग 4.3 लाख 247% ग्रोथ हुई है और 4.5 लाख के आसपास ये हुआ है। इसमें भी 1.24 लाख जो था वो 1.5 लाख के करीब पहुंच गया। फिर वीडियो कंसल्टेशन की बात करें तो वो भी 41,000 से लगभग 61,000 चला गया, 214% की ग्रोथ है। डे केयर पेशेंट्स की भी ग्रोथ यहाँ पे हम देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। फिर ई-कॉमर्स प्रोडक्ट जो है, जो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं ई-कॉमर्स के थ्रू, तो 130% ग्रोथ उनको वहाँ पे मिली है। तो लगभग ये सब जो फिगर्स हैं ये बहुत ही अच्छे फिगर्स हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो ई-कॉमर्स प्रोडक्ट सेल है उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। जो 38 के था वो 199 के हो गया। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो स्ट्रक्चरल है और सभी फॉर्मेट जितने तरीके से ये पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं या पेशेंट इनके थ्रू हॉस्पिटल्स में आते हैं, इनसे ट्रीटमेंट लेते हैं, सारे फॉर्मेट्स में इनको ग्रोथ मिल रही है। फिर ई-कॉमर्स का जो इनका प्रोडक्ट सेलिंग वेंचर है उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनको मिल रही है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा जो एक बेड की इकोनॉमिक समझते हैं। जो मेरा डाउट था कि कैसे ये बेड सेटअप कर पा रहे हैं, तो अगर ये बोलते हैं कि अगर 100 बेड इन्होंने हॉस्पिटल 100 बेड का खोल रहे हैं तो इन्हें 3 से 4 करोड़ की कॉस्टिंग आती है। तो हर बेड के पीछे 3 से 4 लाख की कॉस्टिंग आती है। और जो एवरेज रेवेन्यू पर बेड इनको मिल रहा है वो 8,337, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा मानेंगे। तो 3-4 लाख का कैपेक्स पर बेड इनको करना पड़ता है। और जो ये एवरेज रेवेन्यू पर बेड है वो 8,337 है, जो कि मोस्ट इफिशिएंट एसेट लाइट एक्सपेंशन इंजन हम मान सकते हैं इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में। यहाँ पे अगर कैपेसिटी की बात करें तो 2800 बेड की इनकी कैपेसिटी है टोटल सारे हॉस्पिटल। 2800 बेड्स की इनकी कैपेसिटी है सारे हॉस्पिटल्स मिला के, जिसमें से ऑक्यूपाइड 1325 थे इस साल FY26 के 9 मंथ्स की बात करें, और 2290 उसमें से ऑपरेशनल। टोटल बेड इतने हैं 2290 ऑपरेशनल हैं। ऑक्यूपाइड कितने थे 1325। तो करंट ऑक्यूपेंसी 58% है। टारगेट ये करें 70 to 80। डेवलपमेंट पाइपलाइन में लगभग 2700 से 2800 बेड्स और ये डेवलपमेंट जो पाइपलाइन में जो जल्द ही के ऐड हो जाएंगे। फिर लॉन्ग टर्म एम्बिशन की बात करें तो 7,000 से 10,000 के बीच नेक्स्ट 3 से, अगर ये 7,000 पहुँचते हैं नेक्स्ट 3 ईयर में तो 10,000 पहुँचना चाह रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर में, और ये सारा कुछ इसमें करेंगे। फिर एक चीज़ है, कुछ ऑपरेशनल जो बेड नहीं है वो डेलिबरेटली उनको खाली रखे गए हैं ताकि स्टाफिंग का कॉस्ट उसमें ना बढ़े। एक बार स्टाफ जब आ जाएगा तो उन बेड्स का ऑपरेशनल उसको कर लेंगे, उसकी भी कॉस्ट यहाँ पे करेंगे। फिर एक चीज़ इन्होंने की है कि कुछ ऐड किया है बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्ट क्या किया है कि जो गवर्नमेंट के थ्रू इनके साथ काम कर रहे थे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या, मैनेजमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है। गवर्नमेंट बिजनेस
मैनेजमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है? गवर्नमेंट बिजनेस डज नॉट हैव मार्जिन एंड मनी डज नॉट कम, सो वी आर रिड्यूसिंग, आई कैन नॉट कंट्रोल द गवर्नमेंट, व्हाई डू आई नीड टू डू गवर्नमेंट बिजनेस। एमडी जो है जीना सीखो लाइफ केयर के, उन्होंने सिंपल कहा कि गवर्नमेंट के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, उनसे पैसा निकाल पाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लास्ट ईयर का जो गवर्नमेंट का टर्नओवर था वो 118 करोड़ था लगभग, लेकिन जो इस क्वार्टर इन्होंने टर्नओवर किया वो केवल 8 करोड़ किया। आप देख सकते हैं काफ़ी रिडक्शन इन्होंने किया है। इस साल इनको 20 से 21 करोड़ रिकवर भी हुए। अब इनका जो मेन फोकस है वो बिजनेस टू कंज्यूमर है, जो कस्टमर इनके प्रोडक्ट खरीदते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, मेडिसिन खरीदते हैं, और प्राइवेट पेशेंट फोकस में ये रहेगा, ताकि इससे जो कैपिटल फ्रिक्शन होता है गवर्नमेंट के साथ वो भी ना हो, और एक्सपेंशन जो एग्रेसिव एक्सपेंशन ही कर रहे हैं वो 30% पैट मार्जिन लेके करें, तो इसमें मार्जिन भी गवर्नमेंट में उतने नहीं होते। और मैनेजमेंट क्या कर रहा है कि जो लो क्वालिटी या हाई रिसीवेबल बिजनेस टू गवर्नमेंट के साथ रेवेन्यू है उसको हटा रहे हैं, ताकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को प्रोटेक्ट कर सके और वर्किंग कैपिटल का जो प्रॉब्लम हो सकता है उससे बच सके। अब इंश्योरेंस के साथ एक अच्छी चीज़ इसमें क्या हो रही है कि इंश्योरेंस का कवरेज इनको मिल रहा है। करंट इंश्योरेंस शेयर की बात करें तो अभी 25% है, जो कि कुछ समय पहले बिल्कुल होता ही नहीं था। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो 25% बिलो है। रिसेंट अप्रूवल इवन डे केयर और मेडिसिन रिइंबर्समेंट का जो इंश्योरेंस है वो क्लेम भी अप्रूव हो गया है। तो अब जो पेशेंट्स हैं वो इनके हॉस्पिटल्स में अप्रूव है, तो डे केयर रिइंबर्समेंट भी मिलेगा और मेडिसिन का रिइंबर्समेंट भी मिलेगा, तो उससे इनका रेवेन्यू और जनरेट होगा। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या है कि एक्सपेंडिंग इंश्योरेंस कवरेज रिमूव्स आउट ऑफ पॉकेट फ्रिक्शन फॉर पेशेंट, एक्टिंग एज ए मैसिव डिमांड मल्टीप्लाई फॉर बोथ हिडल बेड्स एंड हायर मार्जिन फिगर। तो वही बात है कि पेशेंट्स के पास जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं ठीक ठाक इनका काम बढ़ेगा ही। अभी कुछ करंट सक्सेस की बात कर लें तो लगभग फाइनेंशियल एम्बिशन क्या है कि जो ओवर द काउंटर सेल है इनकी प्रोडक्ट्स की, उससे मैनेजमेंट नेक्स्ट 2 ईयर्स में 500 करोड़ इजीली करने की बात कर रहा है। अभी इनका 10 करोड़ मंथ एक सिंगल प्रोडक्ट है जो 10 करोड़ मंथली सेल तक पहुंच चुका है, और लगभग इस साल 16 प्रोडक्ट ये 2016 में पाइपलाइन में है, जिसके थ्रू 500 करोड़ तक जाने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। इसमें 10 करोड़ जो है ये पेट यकृत पिलास उद्धित किट है जो 10 करोड़ पर मंथ सेल तक गई है। फिर फरवरी 26 में लॉन्च हो चुकी है न्यूट्री रे और जोनोट्री, इससे भी ये रेवेन्यू इनको जनरेट होगा। फिर अगले 3 से 5 महीने में 6 से 8 प्रोडक्ट हैं, फिर 9 ऑनगोइंग क्लिनिकल ट्रायल चले। टोटल इस साल लगभग दिसंबर 2026 तक 16 प्रोडक्ट्स ये लेके आएंगे, और अपना जो 300 प्रोडक्ट्स का SKUs है उससे ये आगे बढ़ने की और रेवेन्यू जनरेट करने पे जा रहे हैं। अभी नेटवर्किंग का इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ की है कि पहले इनके जो प्रोडक्ट्स थे वो लगभग 11 राज्यों में 2 से 2,500 स्टोर्स में मिलते थे। अभी इन्होंने इंटीरियो के साथ पार्टनरशिप की है, तो उनके 1 लाख स्टोर्स में इनके प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिसमें इनका खुद का कैपेक्स कुछ नहीं है। अभी चैनल इकोनॉमिक्स की बात करें तो 40% मार्जिन प्रिंटेड रेट जो है वो सुपर स्टॉकिस्ट, स्टेट, सिटी रिटेलर तक बढ़ जाता है। उसके अलावा बचते फिर भी हमने जैसे देखा कि ग्रॉस मार्जिन बहुत अच्छे है, पैट मार्जिन बहुत अच्छे है, तो वो सारी चीज़ें इनके साथ मिल रही है। अभी इंटीरियो के साथ जो ये पार्टनरशिप है वो इनका कोई कैपेक्स नहीं है, लेकिन कहाँ 2000 स्टोर्स इनके पास थे, अभी 1 लाख हो जाएंगे। लगभग 50x का जंप इनको ओवर द काउंटर सेल्स के लिए मिलेगा। अभी एक चंदन डायग्नोस्टिक के साथ जॉइंट वेंचर किया है, जिसमें चंदन का इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो 3.5 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। 6 फेवरेट स्कैन मशीन्स, डायग्नोस्टिक एक्सपर्टीज़ और वो सारा एग्जीक्यूट करेंगे। इनका कोई कैपेक्स में पैसा नहीं लगेगा। इनका क्या है, जो ब्रांडिंग है और जो पेशेंट फुटफॉल है उसकी हेल्प, और 50-50 का इसमें रहेगा कि इक्विपमेंट, कैपेक्स, एक्सपेंडिचर सब चंदन डायग्नोस्टिक का है, ताकि जो पेशेंट्स आते हैं वो टेस्ट वगैरह जो कराने हैं वो इनके सेंटर्स पे ही करा सके। अभी करंट रेट क्या है कि 3 लाख पर डे जो है, जो कि 2 लाख पर डे था लास्ट वीक तक। अभी नियर टर्म टारगेट क्या है, 5 लाख पर डे लेके जाना है। 34 सेंटर से 64 सेंटर तक 6 मंथ में इनको करना है, और 10 से 15 करोड़ इनको ये डायग्नोस्टिक से टर्नओवर का रेवेन्यू जनरेट करने का प्लान कर रहे हैं। अभी इनका इंटरनेशनल एक्सपेंशन देख लेते हैं, तो ये कजाकिस्तान हो गया, या फिर UAE, अबू धाबी हो गया, दुबई हो गया, वहाँ पे ये सेंटर्स खोल रहे हैं, ताकि ये फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाके अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट सेल कर सके। फिर डोमेस्टिक पीविट क्या है, अगर डोमेस्टिक पीविट की बात करें तो ये डे केयर सेंटर्स भी
डे केयर सेंटर्स पे भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे पंचकर्मा जैसे इनका जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसको ये वहाँ पे सेल कर सके। तो अभी क्या है, लो रेवेन्यू डोमेस्टिक फ्रेंचाइजी इन फेवर ऑफ फुली ओन्ड हाई मार्जिन प्रोस्पेरिटी सेंटर एग्जिट स्ट्रेटजी। इवन फ्रेंचाइजी से भी एग्जिट करें, फ्रेंचाइजी सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि वहाँ पे मार्जिन कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, तो इसलिए फ्रेंचाइजी ये रिड्यूस करेंगे। और रैशनल क्या है कि अपना जो पूरा कंट्रोल होना चाहिए मार्जिन रिटेंशन के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, इसलिए अपने ही खुद के एक्सपेंडिचर करके ही जो भी एक्सपेंशन करेंगे, फ्रेंचाइजी बेसिस पे नहीं जाएंगे। अभी ये क्या करना चाह रहे हैं कि ये कुछ एक कार्ड, हेल्थ कार्ड जैसा लॉन्च कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि पेशेंट इनके साथ जुड़ जाएगा और अपने फैमिली को भी रेफ़र करेगा। इसमें क्या है कि एक इकोसिस्टम बनाने का प्लान है कि जैसे इनके पास डायग्नोस्टिक सेंटर हो जाएगा, हॉस्पिटल्स हैं, सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो सब फिर जो भी सर्विसेज यूज़ करेंगे उसमें इनको पॉइंट्स मिलेंगे जो इकट्ठा होते रहेंगे। इस तरीके से लोग माउथ पब्लिसिटी भी करेंगे। इंडिया में क्या है, जब भी कुछ फ्री मिलता है तो उसके बारे में लोग एक दूसरे को ज़रूर बताते हैं। तो इस तरीके से इनका एक स्टिकी कस्टमर बेस बनने के लिए ये टारगेट कर रहे हैं। अभी देखिए ये जब कंपनी जैसे जैसे स्केल कंपनी का बढ़ रहा है ना, तो ये काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने ऑडिटर भी लिए हैं, वर्ल्ड नंबर 7 ऑडिटर इन्होंने अपने लिए रखा है। फिर क्या है, सेल्स फोर्स के साथ इनके सारे नेटवर्क में सेल्स फोर्स इम्प्लीमेंट हुआ है, साथ में ये ओरेकल के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लीडरशिप की बात करें तो इन्होंने नया CEO अपॉइंट कर दिया है, 4-5 कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव मेन लेवल पे इन्होंने हायर किए। फिर ESOP का कुछ इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, जो ESOP होता है एम्प्लॉय के लिए, वो कर रहे हैं। फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एब्सोल्यूट मार्जिन कंट्रोल के लिए। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, पूरे कंपनी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है और ग्लोबल टीयर लेवल की हायरिंग कर रही है ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी मेंटेन किया जा सके। अभी फ्यूचर हराइजन एंड प्रॉफिट की बात, ये हालांकि मुझे पहले करनी चाहिए था। जो करंट एग्जीक्यूशन है वो 500 करोड़ का टारगेट है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। अभी माइलस्टोन क्या है, 2025 करोड़ का पैट ऑलरेडी हो चुका है, जिसको ये नेक्स्ट डायरेक्ट जो टारगेट दे रहे हैं कॉन कॉल में वो 1000 करोड़ का दे रहे हैं। तो लगभग 5 टाइम्स का पैट करने का इनका प्लान है। अगर ये 3 साल में भी करते हैं तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, 100% से ज़्यादा ग्रोथ की ये टारगेट लेके चल रहे हैं। अभी एक क्वार्टर थी जनरली वीक होता है, और ये ऐसा क्वार्टरली नंबर या ईयरली नंबर पे ज़्यादा नहीं है। मैनेजमेंट का ये कहना है कि ज़्यादा नंबर्स पे हम ध्यान नहीं देते हैं, हम काम कैसे अच्छा करें उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर ये अचीव करते हैं ये माइलस्टोन तो बहुत ही बढ़िया एक कंपनी साबित हो सकती है। लेकिन बस अब हमारा काम क्या है एज ए इन्वेस्टर कि हमको इसको ट्रैक करना है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, जस्ट मुझे ये कंपनी इंटरेस्टिंग लगी, मेरी खुद की लर्निंग के लिए मैं सीखता हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक लाइक माइंडेड पीपल का ये ग्रुप बनाना चाहता हूँ कि मैं शेयर करूँ, आपको कुछ मिलता है तो आप शेयर करिए। इस तरीके से एक लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप बन जाएगा, कम्युनिटी हमारी बन जाएगी। वो नहीं है, अगर हम इसका ये देखते हैं, जैसे मार्केट कैप देख सकते हैं, फिर पेग रेशियो देख सकते हैं, पेग रेशियो 1 से कम है, इवन 0.5 से कम है। पी थोड़ा ज़्यादा, इंडिया में जो भी हाई ग्रोथ कंपनियाँ हैं उनका पी हायर साइड ही है। एमटार की बात कर ले, किसी भी कंपनी की बात कर ले, फिर V2 रिटेल की बात कर ले, जितनी भी कंपनियाँ हैं जिनमें ग्रोथ रेट अच्छे हैं, अच्छी तेज़ी से कंपनी बढ़ रही है, उनका पी हायर ही रहता है। इसलिए हमको पेग रेशियो देख के चलना है। इनका तो लास्ट 3 ईयर ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। शेयर प्राइस की बात करें तो देखिए बहुत अच्छा रिटर्न है अगर कंपनी कोई टिका है। अभी ज़रूर ये डाउनफॉल में है, अभी रिवर्सल के लेवल पे जा रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। तो ईयरली ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, ट्रेलिंग 12 मंथ का 725 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। पैट तो हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी डबल 100% ग्रोथ पैट में तो आ चुकी है। बोरोइंग्स इस साल में बोरोइंग्स थोड़ी बढ़ी हैं, लेकिन जिस तरीके से इनकी अर्निंग है ये सब कुछ वो कर देंगे। फिक्स्ड एसेट का देखिए, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे फिक्स्ड एसेट बढ़ते हैं, सेल्स बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो वो हमको पैट में और सेल्स ग्रोथ में दिख रहा है। कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ही दिख रहा है, कंपनी पढ़ी जा सकती है। कुछ अगर आपको नेगेटिव मिले तो आप ज़रूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में।